हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर मोशन। और हम इस चैप्टर में मोशन से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये चैप्टर क्लास 9th को तो कवर करता ही है, इसके अलावा ये चैप्टर आप लोगों को क्लास 11th की मोशन को समझने में भी, क्लास 11th में भी हमको मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना होता है, तो उसको समझने में भी ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्लास 9th में मोशन में क्या क्या चीज़ सिलेबस में है, मैं इस लेक्चर में, इस वीडियो में वो सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि मोशन है क्या। ठीक है, आप लोग ये जो सारे नोट्स मैंने पॉइंट्स में दिए हुए हैं, इनके स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं ये PDF शेयर भी आप लोगों को कर दूंगा। ठीक है, देखिए मोशन क्या है। सबसे पहले तो समझते हैं मोशन। एनीथिंग विच इज़ मूविंग और चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट लगातार समय के साथ साथ अपनी पोजीशन बदल रहा है, अभी किसी एक पॉइंट पर है, थोड़ी देर बाद किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंच रहा है, तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन मोशन में समझने के लिए हमें किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मोशन क्या है। मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो हम कैसा उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, एनीथिंग विच चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल से भी समझाता जा रहा हूँ। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँच गया, समय के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में बदलाव आया, यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गया। ठीक है, तो हम कहेंगे वो मोशन में है। अब यहाँ से यहाँ तक आया, प्रैक्टिकली यहाँ इस पर तो आपने समझ लिया। प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ चीज़ें मोशन में होते हुए भी मोशन में लगती नहीं है, और कुछ चीज़ें मोशन में नहीं होती हैं तब भी मोशन में लगती हैं। ठीक है, तो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि ट्रेन में दो पर्सन साथ साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, वो दोनों पर्सन अगर अपने आप को एक दूसरे को देखें तो वो दोनों एक दूसरे को लगता है कि वो दोनों रुके हुए हैं। ट्रेन रुकी हुई है तब भी वो दोनों एक दूसरे को रुका हुआ महसूस करते हैं, उन दोनों के बीच की दूरी बदलती नहीं है। ठीक है, और अगर ट्रेन चल रही हो तब भी उन दोनों को तो यही लगता है कि वो रुके हुए हैं। ठीक है, और ज़्यादा प्रिसाइजली हम अगर बात करें कि किसी ऐसे व्हीकल में बैठे हो जिस व्हीकल के अंदर बैठकर बाहर के एटमॉस्फेयर का, बाहर के इन्वायरमेंट का आपको कुछ पता ही ना चले, तो कई बार ऐसा लगता है कि व्हीकल चल रहा है लेकिन अंदर बैठे हुए लोगों को लगता है कि वो सभी लोग रेस्ट में हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग दोनों ही व्हीकल के अंदर हैं। जब दोनों ही अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो दोनों के बीच की दूरी बदलती नहीं है। मान वो ट्रेन का ही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसी में मैं आपको समझाता हूँ कि जब ट्रेन में वो दोनों लोग बैठे हुए थे तो ट्रेन चल रही थी तो उन दोनों के बीच की दूरी तो नहीं बदल रही थी, दोनों साथ साथ चल रहे थे। वो दोनों ट्रेन में ही बैठे तो दोनों साथ साथ चल रहे थे, तो दोनों के बीच की दूरी मोशन के दौरान, दोनों के बीच की दूरी ट्रेन के चलने के दौरान क्या रही, सेम रही। इसलिए हम ये कहेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। लेकिन अगर उस ट्रेन के बाहर कोई पर्सन देख रहा है उन दोनों पर्सन को खिड़की से, या उनमें से किसी एक पर्सन को खिड़की से, तो बाहर खड़ा हुआ इंसान देखेगा कि ट्रेन में ये दोनों लोग पहले यहाँ थे, अब ट्रेन मूव होते हुए यहाँ पे आ गई, तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई। तो उस बाहर बैठे हुए पर्सन के रेस्पेक्ट में वो दोनों पर्सन मोशन में कहे जाएंगे। तो मोशन इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, मोशन इज़ ऑलवेज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट किसी ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के टर्म्स में अपनी मोशन को डिस्क्राइब करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टर्म्स में अपनी मोशन को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो देखिए, मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। अगर कोई बॉडी मूव होती है तो उसे मोशन कहा जाता है। अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मूविंग बॉडीज इज दैट दे चेंज देयर पोजीशन। सभी मूविंग बॉडीज की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को बदलते रहते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है उनकी पोजीशन बदलती जाती है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, मैं इस समय देख रहा हूं कि सामने यहां पर रखा हुआ पेन समय के साथ साथ अभी मेरे सामने वहीं रखा हुआ है,
आधे घंटे बाद भी वहीं रखा हुआ है, 1 घंटे बाद भी वहीं रखा हुआ है, तो मैं कहूँगा वो पेन रेस्ट में है, ठीक है। जबकि मेरे सिर पे लगा हुआ ये फैन, इसके ब्लेड्स समय के साथ साथ, पहले ये वाला ब्लेड उधर था, बाद में इधर आ गया, या ये घूमते जा रहे हैं, ठीक है। या मैं कोई कार को देखूं कि अभी मेरे सामने इतनी दूर पर कार थी, थोड़ी देर बाद वो कार दूरी चेंज करके मेरे इतने पास आ गई, तो मैं कहूँगा कार मोशन में है, पेन रेस्ट में है, क्योंकि पेन अभी भी रुका हुआ, आधे घंटे बाद भी रुका हुआ था, ठीक है। तो समय के साथ साथ अगर पोजीशन में चेंज होता है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहा जाएगा। इसीलिए कहा जाता है मोशन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरे रेस्पेक्ट में मैंने उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, तब मैंने बताया कि वो मोशन में है या नहीं। यानी कोई एक ऑब्जर्वर जरूर होना चाहिए। किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टर्म्स में ही आप ऑब्जेक्ट को मोशन में कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगला, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। कोई भी बॉडी मोशन में होती है या मूव हो रही होती है जब उसकी पोजीशन लगातार किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के टर्म्स में टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, उसे क्या लिया जाता है, रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, तभी वो बॉडी मोशन में मानी जाती है। मैंने इसके बारे में अभी आपको क्लियरली बता दिया। मैंने यहाँ पर पेन के लिए रेफरेंस पॉइंट माना था खुद को, कार के लिए रेफरेंस पॉइंट माना था खुद को। मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, मेरे रिस्पेक्ट में कार पहले वहाँ थी, थोड़ी देर बाद यहाँ मेरे पास आ गई, तो मैंने कहा कार मूविंग है। लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में पेन यहाँ पर अगर रखा हुआ है और वो आधे घंटे बाद भी वहीं रखा हुआ ही रहता है, तो वो पेन किस में कहा जाएगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में कहा जाएगा, रुका हुआ कहा जाएगा। अगली बात, इफ अ बॉडी मूव्स क्लियरली फास्ट देन इट्स मोशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इजिली। साफ साफ फैन के ब्लेड इतनी तेजी से घूम घूम के दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी मोशन को आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। कार वहां से यहां तक चलते हुए आएगी तो कार बहुत तेजी से चल के आ सकती है, इसीलिए कार की मोशन को हम साफ साफ देख लेते हैं, उसकी मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर मैं बात करूं, जो वॉच होती है, घड़ी, उसमें 3 सुइयां होती हैं, सेकंड वाली, घंटे वाली, मिनट वाली, 3 सुइयां होती हैं। सेकंड वाली सुई तो फटाफट 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 घूमती हुई दिखाई देती होगी, ठीक है। आपके रिस्पेक्ट में इधर घूमेगी, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरे रिस्पेक्ट में अलग होगी, आपके रिस्पेक्ट में अलग होगी। सेकंड वाली सुई धीरे 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 करके ऐसे घूमती हो, लेकिन इतना भी धीरे नहीं घूमती है, उसके मोशन को ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्योंकि रिलेटिवली उसकी मोशन फास्ट होती है। अगर हम बात करें घंटे वाली सुई की, तो घंटे वाली सुई को हम ध्यान से देखते रहेंगे तब भी हमें उसकी मोशन ऑब्जर्व नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिकली घंटे वाली सुई में भी मोशन होती है। क्योंकि जब सुबह आप देखते हैं तो घंटे वाली सुई मान लो 7 नंबर पे थी, 7 बज रहे थे तब 7 नंबर पे थी, और शाम को जब आप देखने आएंगे तो मान लो घंटे वाली सुई पहुंच गई 4 नंबर पे, 5 नंबर पे। तो घंटे वाली सुई मूव नहीं हुई होगी, तो क्या उस सुई को किसी ने मूव किया? कोई मूव नहीं करता है, वो सुई अपने आप चलती है, उसकी मोशन रिलेटिवली बहुत धीमी होती है, ठीक है। इसीलिए यहां पे कहा गया है इफ अ बॉडी मूव्स वेरी स्लोली, घंटे वाली सुई बहुत धीमी धीमी चलती है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, तो उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करना, उसका मूवमेंट देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ दूसरे एग्जांपल मोशन के यहां पर बताए गए हैं। मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड एक झूला होता है गोल गोल, 4 या 5 बच्चे बैठ जाते हैं और वो गोल गोल झूला झूलता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है, वो भी मोशन का एग्जाम्पल है। मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है। पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, घड़ी का जो पेंडुलम होता है ऐसे टिक 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 हिलता रहता है नीचे, ठीक है। तो वो पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक भी क्या है, मोशन का एग्जाम्पल है। एंड हैंड्स ऑफ अ वॉच, घड़ी के सुइयां, ये घंटे वाली, मिनट वाली, सेकंड वाली, ये सब भी मूव होती रहती हैं, ये सभी मोशन का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मोशन को समझने के लिए हमने पहले ये समझा कि मोशन ऑब्जेक्ट की किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ही ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है। अब मोशन को समझने के लिए हमें यह भी पता चलना चाहिए कि ऑब्जेक्ट मान लो यहां से चल रहा है, यहां तक जा रहा है, तो उसने दूरी जो ट्रैवल की, जो ये पाथ पे चला, उस पाथ की लेंथ क्या है, वो पाथ कितना दूर है या कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, उस सब को समझने के लिए हम 2 टर्म अक्सर यूज़ करते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप लोग 9th में हो, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ पाथ। आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से चलना शुरू हो रहे हो यहाँ से,
यहाँ तक आ रहे हो, पता नहीं कैसे आ रहे हो, यहाँ से आए ऐसे करके मुड़ के आए, फिर इधर से चलते हुए इधर गए, फिर इधर से यहाँ आए। तो इस पाथ की लेंथ, आप इस रास्ते पे चलते हुए आए, यहाँ से यहाँ मुड़े, फिर ऐसे करके मुड़ रहे हो, ये जो पाथ है पूरा, इस पाथ की लेंथ को कहा जाता है डिस्टेंस। डेफिनेशन ही यही बन जाएगी, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किए गए पाथ की लेंथ को डिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, अब तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस की तरह ही होता है। डिस्प्लेसमेंट में हम एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा प्रिसाइज कर लेते हैं, इससे तो ये डिस्टेंस से अलग हो जाता है। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये जो यहाँ पे मैंने बनाई है, पेन का कलर चेंज करके मैं बताता हूँ, ये डिस्टेंस, ये इनिशियल पॉइंट मैंने ये लिया था, यहाँ से चला था, और इस रास्ते पर ये जो बिल्कुल सीधा उसी डायरेक्शन में ले जा रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन में मिलेगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट किधर है हमें वो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट उत्तर में है, फाइनल पॉइंट दक्षिण में है, फाइनल पॉइंट पूरब में है, तो कहाँ पर है इनिशियल से फाइनल पॉइंट, कहाँ पर है, ये एक्सप्लेन करने के लिए, ये इलैबोरेट करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाता है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। ऐसी क्वांटिटी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको डायरेक्शन की भी जरूरत है। ऐसी क्वांटिटी जिन क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत है, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस के लिए आपको किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेंथ ऑफ पाथ, कितना चले, अब आप कितनी डायरेक्शन बताओगे? पहले ऊपर चले, फिर नीचे चले, फिर आगे चले, फिर नीचे ऊपर ऐसे मुड़ के चले, कितनी बार बताओगे? डायरेक्शन की यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है बताने की। सीधा सीधा बताओ कि यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए इतने मीटर चल के आए। तो आपको डिस्टेंस एक्सप्लेन करने के लिए किसी डायरेक्शन को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज वाई डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए नोट्स पे आते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, मैंने अभी आपको बताया, कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच बॉडी ट्रेवल्स। बॉडी किधर ट्रेवल कर रही है उससे कोई मतलब नहीं है, सीधे लेंथ ऑफ पाथ की मेजरमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। अगला देखते हैं। When a body moves from one point to another, the distance traveled refers to the actual length of indirect path. जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कोई बॉडी जाती है तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होती है? इनडायरेक्ट पाथ की लेंथ होती है। ये भी वही पॉइंट है, थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिफर्स टू द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसीलिए मैंने, मान लो इनिशियल पोजीशन मैंने यहाँ पे ली थी और फाइनल यहाँ पे ली थी। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल जब बताया था तो इनिशियल पॉइंट मैंने यहाँ लिया था, फाइनल यहाँ लिया था। तो ऐसे केस में यहाँ से यहाँ तक का जो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ था, उसे हमने कहा डिस्प्लेसमेंट। और हम उसकी डायरेक्शन भी लेंगे। ये किधर है? मान लो नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन भी और स्ट्रेट लाइन पाथ भी, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैं चला कैसे था? मैं ऐसे चला था और फिर इधर से ऐसे घूम घाम के इधर से गया था, तो वो डिस्टेंस अलग है, डिस्टेंस की लेंथ अलग आएगी और डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट अलग आएगा। ठीक है, when a body moves from one position to another, shortest straight line distance between the initial and final position of the body along with the direction is known as displacement। वो तो बाद में अभी आपको बता भी चुका हूँ, फिर से वही पॉइंट आ गया है कि जब कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऑब्जेक्ट जाता है, कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, तो जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोल दिया जाता है, along with direction।
उसमें डायरेक्शन भी होती है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज ओनली मैग्नीट्यूड वेयर एज डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये भी बात मैंने आपको बता दी कि डिस्टेंस में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड तो है ही है और डायरेक्शन भी मेंशन की गई है कि किधर जा रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। हम अभी डिस्प्लेसमेंट के बारे में और डिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और ये दोनों क्वांटिटी में डिफरेंस आया था स्केलर और वेक्टर का, तो हम स्केलर और वेक्टर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जो बच्चे 11th के ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को स्केलर और वेक्टर डिटेल में बहुत आगे तक पढ़ना होगा, और जो 9th के देख रहे हैं उनको बस ये इन्फॉर्मेशन इतनी की ज़रूरत है। ये 9th के बेसिस पे मैंने वीडियो तैयार की है कि उन लोगों के लिए किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। 11th के लिए ये बेसिक्स होंगे सिर्फ, ठीक है। उनको वेक्टर बहुत डिटेल में आगे पढ़ना है और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आगे बताऊंगा स्केलर और वेक्टर क्या है। देखिए, फिजिक्स में कई सारी क्वांटिटीज होती हैं। फिजिक्स में हम कई सारी टाइप की क्वांटिटीज लेते हैं। व्हाट आर क्वांटिटीज? क्वांटिटीज आर द मेजर्ड वैल्यूज। क्वांटिटीज वो वैल्यू हैं जिन वैल्यूज को नापा जाता है, जिन वैल्यूज से हम ये पता लगाते हैं कि सर्टेन इवेंट के लिए इस चीज़ का मेजरमेंट क्या है, और कई सारी चीज़ें मेज़र भी की जाती हैं। हम क्वांटिटीज़ जो भी लेते हैं उनका पहले मेजरमेंट करते हैं। क्वांटिटीज़ का मैं आपको सीधा सीधा एग्जांपल बताता हूँ। फिजिक्स में क्वांटिटी जैसे मान लो है डिस्टेंस, फोर्स, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटी हैं और इनका कुछ ना कुछ मेजरमेंट होता है। कभी सरफेस एरिया छोटा, बड़ा, फोर्स लगाया जा रहा है किसी चीज़ पर धकेलने के लिए, साइकिल को खींचने के लिए फोर्स कम लगेगा, कार को खींचने के लिए ज़्यादा लोगों का फोर्स लगेगा, ठीक है। तो मेजरमेंट वहाँ पर हो रहा है फोर्स का। ये सब फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, कार कितनी तेज़ी से भाग रही है, वेलोसिटी है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब इन सभी फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप का नेचर होता है। आइदर दीज क्वांटिटीज आर स्केलर एंड आइदर दे आर वेक्टर। अगर ये क्वांटिटीज स्केलर हैं तो इन क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, इस स्टाइलस का वजन कितना है? इस स्टाइलस का वजन मान लो 20 ग्राम है। किस डायरेक्शन में है क्या मालूम, और क्या जरूरत है डायरेक्शन बताने की? वजन 20 ग्राम है। उत्तर में ले जाओगे तो भी 20 ग्राम रहेगा, दक्षिण में ले जाओगे तो भी 20 ग्राम रहेगा। डायरेक्शन से इसके वजन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी डायरेक्शन मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मास, मैंने आपको ये जो इसका वजन बताया वो क्या है क्वांटिटी? वो मास है। इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। मास को एक्सप्लेन करने के लिए किसी डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब फोर्स की बात आती है तो जैसे हमने किसी कार को रोकने के लिए फोर्स लगाना है, अब रोकने के लिए फोर्स लगाना है तो आप फोर्स कितना लगाएंगे ये भी बताना पड़ेगा, और फोर्स किधर लगाएंगे ये भी बताना पड़ेगा। मान लो आपकी जो कार है वो इधर जा रही है, रोकने के लिए मान लो 50 न्यूटन का फोर्स चाहिए। 50 बहुत कम हो गया, चलो मान लो 5000 न्यूटन का फोर्स चाहिए। तो अगर कार इधर जा रही है, आपने फोर्स भी इधर लगा दिया, कार रुकेगी नहीं, कार और तेजी से भागेगी, ठीक है। और अगर कार इधर जा रही हो, आपने फोर्स इधर लगाया, कार रुक जाएगी, रुक सकती है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि फोर्स ऐसी क्वांटिटी है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ी। तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? फिजिक्स में बहुत सी क्वांटिटीज हैं, मैं एग्जांपल के लिए आपको यहां पे 2 क्वांटिटी बताया हूं। स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको बताई, दैट इज मास। वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताई, फोर्स। आगे देखिए, द क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ये सभी क्वांटिटीज हैं, जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इन सबको फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है, क्योंकि फिजिक्स में कई सारी चीज़ों का मेजरमेंट इन क्वांटिटीज से किया जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, ये बात भी हम लोग समझ लेते हैं। किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? उस क्वांटिटी का साइज। जैसे फोर्स, कार को रोकने के लिए मैंने कहा 5000 न्यूटन लगेगा, बहुत बड़ा साइज है, बहुत ज़्यादा फोर्स है, बहुत ज़्यादा फोर्स है, साइज ऑफ फोर्स 5000, यही इसका मैग्नीट्यूड कहा जाएगा। अब मान लो किसी ये स्टाइलस को उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए? मान लो 2 न्यूटन। तो ऐसे केस में
फोर्स हमारा कम हो गया। यहां पे 2 न्यूटन जो है वो बता रहा है फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का साइज बहुत कम है, हमें फोर्स बहुत कम चाहिए। यहां 5000 न्यूटन है तो फोर्स बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या बताता है फिजिकल क्वांटिटी का? साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर, ये मैं बता चुका हूं। स्केलर क्वांटिटी हैज नो डायरेक्शन ऑन द अदर हैंड, स्केलर क्वांटिटी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये भी बता चुका हूं। फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, ये भी बता चुका हूं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी डिस्कशन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आगे आता है उसी पर कुछ और कॉन्सेप्ट भी है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। अगर कोई मूविंग बॉडी है तो उसके द्वारा चली हुई डिस्टेंस तो कभी जीरो होगी नहीं। बॉडी मूविंग है, हिल गई अपनी जगह से तो तुरंत डिस्टेंस तो ट्रैवल हो गई, लेंथ ऑफ पाथ तो ट्रैवल हो गया और उसका कुछ ना कुछ मेजरमेंट भी होगा, तो ये तो जीरो नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। समझो, मान लो बॉडी यहां से चली, ऐसे करके घूमते हुए, इधर घूमते हुए, ऐसे करके फिर यहीं आ गई, जहां से चले वहीं आ गए। अब इनिशियल पॉइंट कहाँ है? ये है। फाइनल पॉइंट कहाँ है? ये है। कैसे चले? यहां से चले, तो इस रास्ते की पूरी लंबाई को आपने कह दिया डिस्टेंस। डिस्टेंस है, पॉजिटिव है। लेकिन जब आपसे पूछा गया कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट यही है, तो इससे इसी तक की दूरी क्या करोगे आप? कोई लाइन ड्रॉ होगी ही नहीं, लाइन का कुछ मैग्नीट्यूड होगा ही नहीं, वो लाइन की कुछ लंबाई होगी ही नहीं, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है। ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ, बीच की स्ट्रेट लाइन के अलोंग लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा? जीरो होगा। व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट starts from one point and return to the same point, then its displacement is zero। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और उसी पॉइंट पे रिटर्न होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो माना जाता है। आगे आते हैं, फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसी भी बॉडी की जीरो नहीं हो सकती। ये बात मैंने अभी बोली आपको कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो चल गया, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस ट्रेवल जीरो नहीं होगा, चल गया तो डिस्टेंस की लेंथ कुछ ना कुछ जरूर होगी। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट चल रहा है और उसी पॉइंट पर पहुंच गया जहां से वो चलना शुरू हुआ था, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ वी टेक अ राउंड ट्रिप एंड रीच बैक एट स्टार्टिंग पॉइंट, वही बात है जो मैंने बोली है, देन दो वी हैव ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस आवर फाइनल डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। भले ही हमने कुछ दूरी चल ली है, हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगा। दिस इज बिकॉज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन भी जीरो होगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आगे आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि अभी हमने पढ़ा मोशन के बारे में। ठीक है, मोशन जब ऑब्जेक्ट चल कर रहा है तो वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा रहा है। जाते समय वो अपनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है। वहीं से आज समझ लो, मान लो कि समय के साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मान लो 1 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँचा, दूरी नापी गई, दूरी कितनी आई? 1 मीटर। दूसरे सेकंड में 1 सेकंड और टाइम लगा, जब मतलब दूसरा सेकंड मतलब 1 और सेकंड टाइम और लगा, चलते हुए 1 मीटर और चल गया। फिर 1 सेकंड और चला, 1 मीटर और चल गया। फिर 1 सेकंड और चला, 1 मीटर और चल गया। मतलब हर 1 सेकंड में 1-1 मीटर चल रहा है। ऐसे चलता हुआ यहां तक पहुंचा। ठीक है, तो ऐसी मोशन देखो यूनिफॉर्म मोशन है। व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का इंटरवल भी हर मोशन के दौरान क्या है? इक्वल है। व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म मोशन।
तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। अभी हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट है। व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कही जाएगी और उसकी मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म तब हो जाएगा जब ये टाइम इंटरवल तो क्या हो, इक्वल हो, लेकिन इन इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल की गई ये डिस्टेंस इक्वल ना हो, ये डिस्टेंस बदलती रहे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1 मीटर 1 सेकंड में, 1 मीटर 1 सेकंड में, 1 मीटर 1 सेकंड में चलता रहे, अंत तक चलता रहे, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। आगे देखते हैं कि क्या इसके बारे में, नॉन यूनिफॉर्म भी मैंने बता दिया। अब देखते हैं स्लाइड पर क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई, समझाई गई हैं, क्लियर करते हैं। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहीं कहीं पर स्पेलिंग्स की मिस्टेक हो गई है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में बी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये टाइम इंटरवल कितने छोटे हैं, हम छोटे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो टाइम इंटरवल लिया था सबका 1-1 सेकंड लिया था, आप 5-5 सेकंड ले लो। 5 सेकंड में 2 मीटर, 5 सेकंड में 2 मीटर, 5 सेकंड में 2 मीटर, 5 सेकंड में 2 मीटर। स्मॉल से भी फर्क नहीं पड़ता, लार्ज से भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइम इंटरवल होने कैसे चाहिए? सब इक्वल होने चाहिए। टाइम इंटरवल सब इक्वल है तो उनमें चली हुई दूरी भी अगर इक्वल है तो हम कहेंगे कि मोशन कैसी है सर? यूनिफॉर्म मोशन है। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन होगा। अभी ग्राफ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारे ग्राफ पढ़ेंगे और ग्राफ की स्टडी सबसे ज़्यादा अच्छे से होनी चाहिए। 11th वाले खासकर ध्यान रखो, ग्राफ अगर आपको नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाली है। फिजिक्स में ग्राफ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राफ भी और भी है, ग्राफ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ग्राफ समझ में आता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मोशन से आपके ये ग्राफ स्टार्ट होंगे, तो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हम वहाँ पर करेंगे, अभी जब ग्राफ इकट्ठे पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेन करते हैं। नेक्स्ट, अ बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंसेस। चलो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ तक चले 1 सेकंड में, कितना? 1 मीटर चले, फिर अगले 1 सेकंड में 3 मीटर चल दिए साहब, यहाँ से यहाँ तक आ गए। अगले 1 सेकंड में मोशन का 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो देखो, पहले 1 चला, फिर 3 चला, फिर 5 चला, टाइम सब में 1-1 सेकंड लगाया आपने। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल अगर आपका इक्वल नहीं है तो आप क्या कहोगे? मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। मोशन कैसी हो रही है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रही है। आगे, दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं आता। अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ लेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे। द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो पहले फ्रीली फॉलिंग बॉडी की मोशन के बारे में भी समझ लेते हैं। फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या है? मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी समझो। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होता है तो मोशन के दौरान अगर उसकी डिस्टेंस बदल रही है, बार बार स्पीड बदल रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस इक्वल नहीं है, स्पीड बदल रही है। क्योंकि पहले चल रहा था मान लो 1 सेकंड में 1 मीटर, 1 सेकंड में 1 मीटर, अब धीरे से उसकी स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई। अब 1 सेकंड में चलेगा 2 मीटर, तो स्पीड बदल गई। पहले 1 मीटर पर सेकंड था, 1 मीटर पर सेकंड था, 2 सेकंड के लिए स्पीड सेम रही, फिर सीधे तुरंत 2 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर चला 2 मीटर 1 सेकंड में, मतलब स्पीड चेंज हो गई। तो स्पीड चेंज हो गई, इस चेंज इन स्पीड का कोई ना कोई फैक्टर होता है। एक बात सीधी सी समझो, आप धीरे 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 जा रहे हो नॉर्मली, आपकी स्पीड एकदम से तेज हो जाए, कोई ना कोई तो वजह होगी। आपको पीछे से किसी ने धक्का मारा या आपने खुद ही अपने आप इंटरनली अंदर से किसी ने धक्का मारा, वो कोई कॉज हो सकता है। चलो मैं एक नॉन लिविंग की बात कर ले रहा हूँ। लिविंग में तो आप 50 फैक्टर ढूंढोगे, अरे सर ये सिर दर्द हो सकता है, या मान लो किसी को लूज मोशन लगे, भागने की तैयारी कर रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। फिर आप लिविंग पे जाओगे तो आप 50 चीज़ें सोचोगे। नॉन लिविंग पे आते हैं, कार चल रही है, कार की स्पीड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट चल रही है, ठीक है। और कांस्टेंट चलते 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 अचानक से कार की स्पीड बहुत तेज हो गई, कार को पीछे से किसी ने टक्कर मारी है पक्का, तभी कार
बहुत तेजी से गई है, ठीक है। और या फिर अंदर बैठा हुआ जो पर्सन है उसने कार का एक्सीलरेटर छोड़ दिया, कार भाग रही है बहुत तेजी से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मोशन की स्पीड को, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन हो रही है उसकी स्पीड को चेंज करने वाला फैक्टर होता है, तभी ऑब्जेक्ट की मोशन, ऑब्जेक्ट की स्पीड बदलती है। चेंज करने वाला फैक्टर होता है। हम यहां पर चेंज करने वाले उस फैक्टर को फोर्स मानेंगे। होता ही है फोर्स, मानेंगे क्या, होता ही है। कार को पीछे से किसी ने टक्कर मारी, फोर्स मारा, आपने एक्सेलरेटर दिया, आपने फोर्स लगाया कार के इंजन से, आप लगा क्या रहे हो, फोर्स। मोशन को तेज करने, धीमे करने या स्पीड को बदलने का जो कॉज है वो क्या है, यही है फोर्स। द कॉज ऑफ चेंज इन स्पीड, चेंज इन मोशन, चेंज इन यूनिफॉर्मिटी, फोर्स है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी में फोर्स कहां है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से गिर रहा है, फ्री फॉल का मतलब है आपने ऊपर से नीचे नहीं फेंका, आपने बस छोड़ दिया। आपने जैसे ऑब्जेक्ट को छोड़ा, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो बहुत बढ़िया, मेरे हाथ में बॉल आ गई, ठीक है। देखो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को फेंक नहीं रहा हूं नीचे, छोड़ा मैंने। जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ा तो तुरंत क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट छोड़ते ही तुरंत इसकी मोशन अर्थ के टुवार्ड्स हुई। अब देखो एक बात समझो कि मैंने छोड़ा तो छोड़ते समय मैंने स्पीड तो नहीं दी, तो इनिशियली स्पीड क्या थी, जीरो थी साहब। इनिशियली स्पीड जीरो थी। मैं इनिशियल स्पीड का सिंबल यू बताऊंगा, यू ही यूज करूंगा, यू होता ही है यूज। तो इनिशियल स्पीड जीरो थी, लेकिन एकदम से छोड़ते ही इसकी स्पीड नीचे की तरफ बढ़ने लगी, तभी तो ये चला। ऑब्जेक्ट में स्पीड आएगी तभी तो वो चलेगा, तो वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चलता चला गया, तो उसकी स्पीड बढ़ती चली गई। और जब स्पीड में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एक फोर्स है। तो फोर्स लगता कौन सा है, आप 9th में हैं, आप लोगों ने पहले छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट होते हैं उन सभी अर्थ के सरफेस पर ऑब्जेक्ट होते हैं, उन ऑब्जेक्ट को हमेशा अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती रहती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है फ्रीली फॉलिंग बॉडी में, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब वो फोर्स तो हमेशा ही लगता रहता है, हमेशा ही लगता रहेगा, तो मोशन में कभी यूनिफॉर्मिटी आएगी ही नहीं, मोशन में कभी यूनिफॉर्मिटी आएगी ही नहीं। ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल से गिर रहा है, फ्री फॉल से गिर रहा है मतलब आपने छोड़ दिया, ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अभी पढ़ेंगे सबके। ऐसी मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व्ड लाइन आते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, देन मोशन विल बी यूनिफॉर्म। अगर किसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का शेप जो आ रहा है स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ऐसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रही है, मतलब समय के साथ साथ आपकी डिस्टेंस यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। और अगर कर्व्ड लाइन आ रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। अभी हम एक्सेलरेशन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। जो एक्सेलरेशन है, जब फोर्स देते हैं तो फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। मैं आपको प्रिसाइजली बताऊं व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द कॉज for change in velocity of an object। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज करने के लिए जो वजह उस पर दी जाती है वो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स द्वारा प्रोवाइड होता है, आपने पढ़ा होगा F बराबर ma। ये देखो, ये फोर्स दोगे तो ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आएगा। गाड़ी चलाते हो ऐसे करके, आप जैसे ही उसके कान खींचते हो, कान खींचने का मतलब उसकी स्पीड देते हो, कहते हैं एक्सेलरेटर। तो ये एक्सेलरेटर क्या है, ये स्पीड बढ़ाता है, एक्सेलरेट करता है, स्पीड बढ़ाता है। तो एक्सेलरेशन इज द कॉज ऑफ चेंज इन स्पीड। एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड में चेंज जरूर होगा। अगर स्पीड में चेंज ही नहीं हो रहा, समझ जाओ एक्सेलरेशन वहां पे जीरो है, ठीक है। आगे देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है स्पीड के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए, स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया हाउ फास्ट और स्लो द बॉडी इज मूविंग।
स्पीड हमें ये बताती है कि कितनी तेजी से या कितना धीमा कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल हो रहा है तो ट्रैवलिंग के दौरान उसने कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस चली, इसका मेजरमेंट लेना है तो हम उसको स्पीड से मेज़र करते हैं। जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी। ऑब्जेक्ट ए चलता है 5 सेकंड में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, कितनी दूरी चली? 50 मीटर चली। ऑब्जेक्ट बी चलता है सेम 5 सेकंड में, कितनी दूरी चली? 55 मीटर चली, 55 मीटर। ठीक है, 55 मीटर। अब देखो ये 50 मीटर, ये 55 मीटर, टाइम सेम है। इसने कम चली दूरी, इसने ज़्यादा चली, इसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो स्पीड क्या है? वो मेजरमेंट है जो ये बताता है कि ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस चल रहा है। जो ज़्यादा डिस्टेंस चल रहा है, वो ज़्यादा तेज चल रहा है, वो मेजर देता है हाउ फास्ट और स्लो द बॉडी इज मूविंग, कितना तेज या कितना धीमा कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, स्पीड को मेजर कैसे किया जाता है? अरे बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। मान लो आपने 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी चली, आपकी स्पीड यही हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। आपने 3 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल की तो आपकी स्पीड हो गई 3 जा 80 किलोमीटर पर आवर। सीधा सीधा डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, आपको स्पीड पता चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है कि स्पीड क्या है? स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। हम इस बात पे ध्यान नहीं देते कि स्पीड किधर है, बस इतना ध्यान रखते हैं कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की पर यूनिट कितने टाइम में ट्रेवल की, वही हमारी स्पीड हो गई। स्पीड में डिस्टेंस के साथ स्पीड कितनी तेज है या धीमी है ये एक्सप्लेन करने के साथ साथ हमें डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि स्पीड में जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, टाइम है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर को कैलकुलेट करोगे आंसर स्केलर आएगा। ठीक है, दैट इज वाई स्पीड इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। स्पीड ऑफ अ रनिंग कार एट एनी स्टेट ऑफ टाइम इज शोन बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पीडोमीटर। यहाँ ये एक इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है। जब आपकी गाड़ी चल रही है, बाइक चल रही है, कार चल रही है, तो आपकी कार में वहाँ पे मीटर पे स्पीड दिखाई देती है 60, 70, 80। गाड़ी की स्पीड वहाँ पे आपको जो दिखा रहा है मीटर, उस मीटर को बोला जाता है स्पीडोमीटर। वो मीटर क्या बोला जाता है? स्पीडोमीटर। साइड में आपको ये भी पता चलता रहता है कि आपकी गाड़ी ने कितनी दूरी चल ली, कितनी डिस्टेंस चल ली। टोटल किलोमीटर्स आते रहते हैं, 7000 किलोमीटर चल चुकी है आपकी गाड़ी, वहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपकी गाड़ी की दिखाता रहता है वो डिवाइस, उसको कहा जाता है ओडोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको यूनिट के बारे में नहीं बताया शायद, स्पीड की यूनिट क्या आएगी। स्पीड की यूनिट देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर में अगर ली और टाइम की यूनिट सेकंड में ली तो स्पीड की यूनिट ये हो गई मीटर पर सेकंड। MKS सिस्टम में या SI सिस्टम में, MKS सिस्टम को ही SI सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, MKS सिस्टम ही कैसा सिस्टम है? SI सिस्टम। मीटर किलोग्राम सेकंड, ऐसा मीजरिंग सिस्टम जिसमें वजन को मीटर में, वजन को किलोग्राम में, मास को किलोग्राम में, डिस्टेंस को मीटर में और टाइम को सेकंड में नापा जाएगा, ऐसे सिस्टम को MKS सिस्टम बोला जाता है। ऐसे सिस्टम को MKS सिस्टम बोला जाता है। ये सिस्टम पूरे वर्ल्ड वाइड सभी साइंटिस्ट अब एक्सेप्ट करते हैं। पहले क्या होता था, पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में अलग अलग नापने तोलने की यूनिटें चलती थी। जैसे आपने अगर पढ़ा हो नेपोलियन के टाइम में LA एक यूनिट चलती थी। LA यूनिट क्या होती थी? नंबर में अलग और अड़ोस पड़ोस की बात, मुझे इतना तो हिस्ट्री में डिटेल में याद नहीं है, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि हर अलग अलग छोटे छोटे स्टेट में ही LA यूनिट कॉमन थी, लेकिन सब जगह उस LA यूनिट की लंबाई अलग अलग थी। कहीं पे LA 60 सेंटीमीटर का,
कहीं पे LA 59.5 सेंटीमीटर का, कहीं 59 सेंटीमीटर का, सब जगह यूनिटें अलग अलग थी। और दूसरा उनकी लेंथ भी अलग अलग आ रही थी। हम लोग फुट में नाप रहे थे, कहीं गज में नापी जाती थी, कहीं मीटर में नापी जाती थी, कहीं फैथम में, ठीक है। यूनिट का सिस्टम ही कोई फिक्स नहीं था, ठीक है। तो ये जो नॉट फिक्स्ड सिस्टम है, ये जो वेरिएबल सिस्टम है, इस वेरिएबल सिस्टम से एम्बिग्युइटी आती है, ठीक है। मेजरमेंट्स में प्रॉब्लम आती है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने पड़ सकते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या था, सारे वर्ल्ड में हर कंट्री के साइंटिस्ट जो भी डेटा शेयर करें, जो भी मेजरमेंट बताएं, वो मेजरमेंट एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हो। वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स मान लिया गया कि ऐसा ही सिस्टम होगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होगा। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग डिस्टेंस को मीटर में, वजन को किलोग्राम में यानी मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में नापा जाता है। इस सिस्टम को बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। ऐसे ही एक और सिस्टम होता है एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। डिस्टेंस को नापा फुट में, वजन पाउंड में। पाउंड में क्या नापा जाता है, ऊन नापी जाती है पाउंड में, इतने पाउंड की ऊन है। केक आते हैं, 1 पाउंड का केक, ठीक है। तो पाउंड में वजन नापा जाता है और सेकंड में ही टाइम को नापा जाता है। तो ये एफपीएस सिस्टम होता है। एक सिस्टम होता है सीजीएस सिस्टम, एमकेएस से छोटी यूनिटों का सिस्टम। सीजीएस, डिस्टेंस सेंटीमीटर में, वजन मास को नापा ग्राम में और टाइम को सेकंड में। तो ये 3 अलग अलग सिस्टम बहुत सारे हैं, मैं आपको ये 3 सिस्टम के बारे में बोल दिया। और एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम जो है हमारा, वो एमकेएस सिस्टम है। तो एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग स्पीड की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड है। कॉमन यूनिटों में हम किलोमीटर पर आवर बहुत यूज करते हैं। एरोप्लेन कितनी स्पीड से चल रहा है, इतने किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड क्या दिखाता रहता ना, वहाँ पे हम लोग ऐप पे चेक करते रहते हैं, ट्रेन में बैठे हैं कितनी स्पीड से चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर वहाँ पे स्पीड की यूनिट चलती है, ठीक है। कार की स्पीड किलोमीटर पर आवर में, आपकी बाइक पे जो स्पीड दिखा रहा होता है वो किलोमीटर पर आवर में होती है। ऐसे कई सारे डिवाइस होते हैं जो बहुत धीमे धीमे चलते हैं, तो उनकी स्पीड मेजर की जाती है सेंटीमीटर पर सेकेंड या कभी कभी तो सेंटीमीटर पर मिनट। तो जो सुइटेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। हम अपनी सुइटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो सुइटेबल यूनिट होगी वो यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट यूज होती है वो यही है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अरे स्पीड के बाद अगला टर्म है, स्पीड क्या होता है मैंने ये तो बता दिया आप लोगों को। स्पीड के बाद अगला टर्म है एवरेज स्पीड। क्या है, देखो जनरली जो डेली लाइफ में हम स्पीड नापते हैं वो यही है, एवरेज स्पीड है। हम लोग बार बार ये ध्यान नहीं देते कि किधर चले, कितना चले, कैसे चले, उससे मतलब नहीं रहता है। किसी ने पूछा, मान लो फरीदपुर से बरेली गए, उसने कहा कितनी स्पीड से आए जो आपको इतना टाइम लग गया, तो आप वहाँ पे क्या बताते फिरोगे कि भाई जब वहाँ से निकले, गलियों में से निकल रहे थे, तो गलियों से निकलते समय क्या हुआ, जाम मिला, गाड़ियाँ मिली, तो वहाँ पे स्पीड हमारी थी गाड़ी की 10 मीटर या 10 किलोमीटर पर आवर। फिर जैसे ही हाईवे पर आए, थोड़ा रास्ता खुला मिला, तुरंत हमने स्पीड बढ़ा के कर ली 30। तुरंत मार्केट में पहुँचे तो वहाँ पे फिर से स्पीड हमारी कम हो गई, स्पीड फिर से हो गई 10। फिर हम आगे गए, वहाँ पे रोड खुला मिल गया, हाईवे पार करते चले गए, स्पीड हमारी फिर से कितनी हो गई 40। फिर ओपन हाईवे पे दौड़ते हुए रास्ते में बीच में एक जगह जाम मिल गया, तो यहाँ से स्पीड हमारी जाम में बहुत धीमे धीमे 5 किलोमीटर पर आवर, और फिर जैसे ही जाम खुला और तुरंत हम आपके यहाँ तक आए 60 किलोमीटर पर आवर है। अब वो बार आपकी बात इधर उधर मॉडिफिकेशन की बात पे आपकी ध्यान नहीं देगा, उसे मतलब है कितनी देर में आए ये नापने के लिए एवरेजली अपनी स्पीड बताओ, कितने बजे चले और कितने बजे पहुँचे, उसका टाइम देखो कितना। मान लो 11 बजे चले और 12:30 पे पहुँचे, 11 बजे चले और 12:30 पे पहुँचे, तो वो टाइम देखेगा कि कितने टाइम चले साहब, 1.5 घंटा चले, 1.5 आवर्स, ठीक है, 1.5 आवर्स चले। और कितनी दूरी चले, तो दूरी उसने कहा कि भाई इतनी इतनी इतनी, वो ये कह रहा है ये नहीं, गाड़ी के ओडोमीटर में देख के आओ कितनी गाड़ी चल गई, वहाँ फरीदपुर से लेके यहाँ तक चल के आए हो, कितनी दूरी चल के आए। तो डिस्टेंस ट्रेवल उसने मान लो कैलकुलेट करके बता भी दिया कि हम 30 किलोमीटर चल के आए हैं।
तो एवरेज स्पीड निकल आएगी। क्या निकल के आई? एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। सीधा सीधा टोटल डिस्टेंस आपने कितनी चली? 30। टोटल टाइम कितना लिया? 1.5 घंटा, यानी 1.5। आधा घंटा को, आधा को 0.5 लिखते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 1.5 घंटा 1.3 लिख देते हैं, बहुत बच्चों की गलती देखी मैंने। 1.5 घंटे को लिख देते हैं 1.3। भाई एक घंटा 30 मिनट, इसका मतलब ये है 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। लेकिन जब इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे, कैलकुलेटिव वैल्यू जब यहां रखेंगे, तो 30 मिनट जो होता है वो आधा घंटा होता है, और आधे को मैथ में 0.5 से एक्सप्रेस किया जाता है। आधा घंटा 1.5 होगा, ठीक है। वापस आ जाइए इधर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 15 दूनी 30, यानी कि गाड़ी चल रही थी 20 किलोमीटर पर आवर से। यूनिटें भी आपको पता चल गई, क्योंकि 30 आपने जो रखा था वो क्या रखा था? किलोमीटर रखा था, और 1.5 आपने रखा था वो आवर था, तो यूनिट आपकी क्या आएगी? किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। बस यही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये हो जाएगी एवरेज स्पीड, ठीक।